स्वागत। आज हम रुख कर रहे हैं 1957 की एक ऐसी फिल्म का जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरे जमाने का अक्स है, नया दौर। और हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए एक बड़ा दिलचस्प लेख है जिसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। शीर्षक है नया दौर, इंसान, मशीन और मधुबाला की अनुपस्थिति। क्या बात है, शीर्षक ही काफी कुछ कह रहा है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस फिल्म के पूरे ताने बाने को समझें। इसकी कहानी क्या थी, इसके बनने के पीछे क्या क्या हुआ। हाँ, वो किस्से तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और फिर इसका संगीत और हिंदी सिनेमा पर इसका क्या असर रहा। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस दौर की उम्मीदें, कश्मकश और एक अधूरी प्रेम कहानी भी। हाँ, वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की बुनियाद तो देखिए सीधी सी लगती है। गांव के टांगे वाले हैं, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए नई बसों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो इंसान और मशीन की जंग है ना, ये आज भी इतने सालों बाद भी सोचने पे मजबूर करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस नए नए आजाद भारत की तस्वीर है। अच्छा। हाँ, जो तरक्की और अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं के बीच एक रास्ता तलाश रहा था। और लेख में भी ये बात है कि फिल्म शुरू ही होती है गांधी जी के एक विचार से। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि मशीनें इंसान की मदद के लिए हैं। एग्जैक्टली, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। और सोचिए ये बात आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के जमाने में कितनी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। सही बात है, वो तब का मुद्दा आज भी उतना ही ताजा है। बिल्कुल। तो इस संघर्ष के बीच थे हमारे हीरो दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग। वो शंकर का किरदार निभा रहे थे। एक आदर्शवादी, थोड़ा मुंह फट, अपने टांगे से बेइंतहा प्यार करने वाला। और लेख में एक मजेदार बात लिखी है। क्या? कि यही किरदार वो बातूनी अंदाज और अपने वाहन से वो लगाओ बाद में शोले की बसंती के लिए इंस्पिरेशन बना। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। हाँ, हालांकि किरदार बिल्कुल अलग थे, पर वो एक स्पिरिट। हाँ, वो स्पिरिट, वो चुलबुलापन और अपने राजा यानी टांगे से बातें करना। सही। शंकर सिर्फ एक टांगे वाला नहीं था, वो उस वक्त के आम आदमी का चेहरा था जो बदलाव से जूझ रहा था। और दिलीप साहब ने क्या कमाल का निभाया है उसे। हाँ, वो ईमानदारी और वो जमीनी हकीकत जो वो ले आए किरदार में। बिल्कुल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो ठहराव, फिर वो गुस्सा यादगार है। और फिर हीरोइन B.R. चोपड़ा ने साइन किया मधुबाला को। हाँ, मधुबाला, वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा। जी, वो सिर्फ खूबसूरत और टैलेंटेड ही नहीं थी, उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थी वो। हाँ, और दिलीप कुमार के साथ उनके इश्क के चर्चे भी तो जोरों पर थे। बिल्कुल। लेख कहता है तराना के सेट पे ये कहानी शुरू हुई थी और नया दौर तक आते आते काफी सीरियस हो चुकी थी। तो सोचिए, नया दौर में क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनने वाला था। पर्दे पर दिलीप कुमार और मधुबाला की वो रियल लाइफ केमिस्ट्री। हाँ, वो तो आग लगा देती। और साथ में इंसान बना मशीन वाला वो इतना जरूरी मुद्दा। ये तो शुरू से ही ब्लॉकबस्टर मानी जा रही थी। हाँ, सारे मसाले थे इसमें। लेकिन यही कहानी में आया ट्विस्ट। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट होना था ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश में, आउटडोर लोकेशन। हाँ, सब तय था, तैयारियां चल रही थी। लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान, जो उनके मैनेजर भी थे और उन पर पूरा कंट्रोल रखते थे। हाँ, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मधुबाला को वहां जाने से मना कर दिया। ओ, वजह बताई गई कि लोकेशन सेफ नहीं है, मधुबाला की सेहत का ख्याल है। लेकिन लेख इशारा करता है कि असली वजह शायद दिलीप कुमार और मधुबाला की नजदीकियां थी। ये बात तो मैंने भी सुनी है। खान साहब नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े। वो अपनी बेटी के करियर और जिंदगी दोनों पर अपनी पकड़ रखना चाहते थे। और शायद ये भी था कि मधुबाला छोटी उम्र से घर चला रही थी, लेकिन पैसों की आजादी के बाद भी पिता के आगे मजबूर थी। हाँ, ये उस दौर की सच्चाई थी कई एक्ट्रेसेस के लिए। तो ये छोटी सी ना जो थी, ये मामूली बात नहीं रही। देखते ही देखते ये एक बड़ा लीगल बैटल बन गया। बिल्कुल, चोपड़ा साहब का पैसा लगा था, शेड्यूल तय थे। और जब मधुबाला लोकेशन पर नहीं पहुंची तो B.R. चोपड़ा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया मधुबाला और उनके पिता पर। बाप रे, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत हिम्मत का काम था चोपड़ा साहब का। हाँ, सनसनी फैल गई थी इंडस्ट्री में और इसी से शुरू हुआ वो मशहूर कोर्ट केस। हाँ, जिसका जिक्र लेख में भी है। वो सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, वो इमोशंस, ईगो, प्रिंसिपल्स, सबका टकराव था। और फिर वो दिन आया जब दिलीप कुमार को गवाही देनी थी। ओ, वो सीन तो असल जिंदगी का ड्रामा। लेख में बड़ा जबरदस्त तरीके से बताया गया है। दिलीप कुमार कटघरे में एकदम शांत, संयमित, अपना दर्द बयां करते हुए, और दूसरी तरफ मधुबाला खामोश। लेकिन कहते हैं उनकी आंखों में एक तूफान था। हाँ, और तभी गवाही देते देते दिलीप कुमार ने वो कह दिया
जिसने सबको हिला दिया। क्या? उन्होंने भरे कोर्ट में सबके सामने मधुबाला के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया। सच में? हाँ, लेख में उनके शब्द हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक करता रहूंगा। ओह माय गॉड, सोचिए जरा उस कोर्ट रूम का माहौल, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया होगा। बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा। लेकिन इसी इजहार के फौरन बाद उन्होंने प्रोफेशनल स्टैंड लिया और बीआर चोपड़ा का पक्ष लिया। क्या मतलब? उन्होंने कहा कि हाँ, मधुबाला के पिता ने उन्हें आउटडोर शूटिंग पर जाने से रोका था और ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। ये तो कितना विरोधाभासी है। एक तरफ प्यार का इजहार, दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ गवाही। हाँ, अब इसे कैसे देखें? क्या ये प्रोफेशनल ईमानदारी थी या मधुबाला के पिता के कंट्रोल के खिलाफ एक तरह का पब्लिक प्रोटेस्ट? या शायद दोनों। मतलब कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। लेख कहता है कि जब फैसला चोपड़ा के हक में आया तो मधुबाला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुस्कान? हाँ, पर वो जीत की नहीं थी। शायद हालात के आगे हार मान लेने वाली मुस्कान थी, जैसे असल जिंदगी की उलझनों ने सिनेमा को हरा दिया। प्यार, रिश्ते, बाहरी दबाव, शायद थोड़ा ईगो भी, सब उलझ गया। और इस केस के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला हमेशा के लिए अलग हो गए। हाँ, ये उनके रिश्ते का दुखद अंत था। और नया दौर से मधुबाला का नाम हमेशा के लिए मिट गया। उनकी जगह आई वैजंतीमाला, जो खुद एक बहुत बड़ी स्टार थी और बेहतरीन डांसर भी। हाँ, तो वैजंतीमाला ने रजनी का किरदार निभाया। फिल्म पूरी हुई और रिलीज होने पर जबरदस्त हिट। बहुत बड़ी हिट। क्रिटिक्स ने भी सराहा, दर्शकों ने भी। ये उम्मीद की, मिलकर काम करने की, आगे बढ़ने की सोच की कहानी बन गई। लेकिन जैसा लेख भी कहता है, एक सवाल हमेशा रह गया, अगर मधुबाला होती तो। हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहेगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड का इतिहास, वह पॉडकास्ट जो फिल्मों को आज के नजरिए से समझने की कोशिश करता है, उनकी लेगेसी को याद करता है। पॉडकास्ट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सुनते रहें ये जबरदस्त कहानियां हर शनिवार। अगले शनिवार याद करेंगे साहब, बीवी और गुलाम को। लेकिन आज की फिल्म नया दौर, चलिए सुनते हैं। खैर, फिल्म की कहानी पर वापस आते हैं। तो मेन प्लॉट क्या था? शंकर यानी दिलीप कुमार का टांगा और गांव का वो लालची जमींदार कुंदन, जीवन ने निभाया था जिसे। हाँ, उसकी नई बस सर्विस। इनके बीच की टक्कर। और मामला तब बढ़ता है जब कुंदन टांगे वालों को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और शंकर चैलेंज देता है रेस का। हाँ, टांगा जीतेगा या बस, और इस पर पूरे गांव का भविष्य टिका था। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, है ना? ये दो सोच, दो दुनियाओं की टक्कर थी। बिल्कुल। एक तरफ परंपरा, भाईचारा, मेहनत, दूसरी तरफ रफ्तार, मशीन, मुनाफा और बदलाव। बीआर चोपड़ा ने इसे बहुत अच्छे से दिखाया। और साथ में वो लव स्टोरी भी थी, शंकर और रजनी यानी वैजंतीमाला के बीच। हाँ, और एक सब प्लॉट भी था, शंकर का दोस्त कृष्णा, जिसे अजीत ने प्ले किया था। ओह हाँ, अजीत। वो भी रजनी को चाहता था और कुंदन से मिल जाता है, धोखा देता है शंकर को। तो मतलब इसमें ड्रामा भी भरपूर था, सिर्फ सोशल मैसेजिंग नहीं थी। नहीं, पूरा एंटरटेनिंग पैकेज था। और जैसा हमने शुरू में कहा, इसका असर बाद की फिल्मों पर भी दिखता है। हाँ, लेख में लगान का जिक्र है, वो तो सबसे साफ उदाहरण है। बिल्कुल। गांव वाले, बाहरी ताकत, एक शर्त, मिलकर कुछ करना, थीम बहुत मिलता जुलता है। और भी कुछ? हाँ, जैसे शोले में बसंती और धन्नू का रिश्ता। अच्छा। हाँ, वो जो शंकर और उसके घोड़े राजा के बीच का कनेक्शन है, वो बात करने का अंदाज, कहीं ना कहीं वो फील आती है। इंटरेस्टिंग। फिर वो दोस्ती, प्यार, जलन वाला ट्रायंगल, शंकर, कृष्णा, रजनी, यही फॉर्मूला राज खोसला ने सालों बाद दोस्ताना में इस्तेमाल किया, अमिताभ शत्रुघ्न सिन्हा वाली। अरे हाँ, सही कहा। और दिलीप कुमार का वो किरदार, गांव का, थोड़ा रस्टिक लेकिन कॉन्फिडेंट। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। वो भी बहुत अहम है। दिलीप साहब ने गंगा जमुना में उसे और तराशा, पर नींव नया दौर ने रखी। ये किरदार बाद में कितने ही हीरोज के लिए एक टेम्पलेट बना। जैसे? अरे, अमिताभ बच्चन ने अदालत जैसी फिल्मों में ऐसे किरदारों को नई ऊंचाई दी। बाद में गोविंदा ने भी अपने स्टाइल में से अपनाया। तो असर सिर्फ कहानी तक नहीं, किरदारों तक गया है। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना नया दौर की बात ही अधूरी है, म्यूजिक। हाँ, ओपी नैयर और साहिर लुधियानवी। क्या कॉम्बिनेशन था। ये हिंदी सिनेमा के बेस्ट साउंड ट्रैक्स में से एक है ना? बिना किसी शक के। आज भी सुनिए तो वही ताजगी, वही जोश। इस एल्बम की खासियत क्या लगती है आपको? देखिए, एक तो इसकी विविधता और दूसरा इसका मिट्टी से जुड़ाव।
नैयर साहब ने वेस्टर्न म्यूजिक के एलिमेंट्स को पंजाबी फोक के साथ क्या खूबसूरती से मिलाया है। हाँ, वो पंजाबी टच तो बहुत स्ट्रांग है। और साहिर साहब के बोल, मतलब आम आदमी की जुबान में कितने गहरे बातें कह दी उन्होंने। सही बात है। संगीत यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, वो कहानी कहता है। बिल्कुल, किरदारों के मूड, गांव का माहौल, सब संगीत में झलकता है। और गानों की रेंज, एक तरफ मांग के साथ तुम्हारा जैसा नरमो नाजुक रोमांटिक गाना, रफी साहब और आशा जी, क्या कमाल गाया है दोनों ने। दूसरी तरफ साथी हाथ बढ़ाना जैसा जोशीला इंस्पायर करने वाला गाना, जो एकता और मेहनत की बात करता है। और फिर उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसा चुलबुला छेड़छाड़ वाला गाना। हर मूड का गाना है इसमें। और ये गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जैसे साथी हाथ बढ़ाना तब आता है जब गांव वाले मिलकर सड़क बना रहे हैं। बिल्कुल, वो गाना उनकी हिम्मत और जज्बे को दिखाता है। और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, शंकर रजनी के रोमांस को। और नैयर साहब ने वो ढोलक तबले का इस्तेमाल। हाँ, क्या दमदार इस्तेमाल है। वो पारंपरिक साजों की आवाजें, और कभी-कभी लगता है जैसे टांगे हुए पहियों की लय और संगीत की लय मिल रही हो। अच्छा, ये तो मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ, वो अनजाने में ही सही फिल्म के परंपरा बनाम प्रगति वाले थीम को और मजबूत करता है। फिर वो गाना जो शायद एल्बम का किंग है, ये देश है वीर जवानों का। ओहो, वो तो एंथम बन गया है। हाँ, देशभक्ति का मतलब ये गाना, लेकिन शादियों में भी बजता है, पार्टियों में भी। ये कैसे हुआ? यही तो साहिर नैयर का जादू है। बोल देखिए कितने सरल पर असरदार हैं। अलबेलों का, मस्तानों का, ये इसे सिर्फ फौजी गाना होने से बचाता है। हाँ, इसमें सबके लिए कुछ है। और धुन इतनी एनर्जेटिक, इतनी कैची कि आप खुद को नाचने से रोक नहीं सकते। एक जश्न का माहौल बना देती है। सही कहा। और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का भी तो था, वो भी खूब चला। हाँ, वो ठेठ पंजाबी लोक रंग। तो कुल मिला के एक ऐसा साउंड ट्रैक जिसने हर किसी को छुआ। सब कुछ टॉप क्लास था। कहानी, डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक। दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर भी मिला इसके लिए। लेकिन फिर भी, जैसा लेख भी कहता है, फिल्म देखते हुए कहीं ना कहीं मधुबाला की कमी खलती है। एक खालीपन सा लगता है। ये एक बहुत ही अजीब और दुखद सी बात है। जो दर्शक जानते हैं कि पीछे क्या हुआ था, हाँ, वो वैजंतीमाला के किरदार में भी अनजाने में मधुबाला को ढूंढने लगते हैं। ये पता होना कि ये रोल असल में किसके लिए था और क्यों बदला गया, ये फिल्म देखने के एक्सपीरियंस में एक और लेयर जोड़ देता है। मतलब वैजंतीमाला ने चाहे कितना भी अच्छा काम किया हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मधुबाला की जो अनुपस्थिति है ना, वो खुद एक किरदार बन जाती है उस फिल्म में। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस अनुपस्थिति ने फिल्म को अनजाने में एक और तरह की गहराई दे दी? हाँ, शायद। ये सिर्फ इंसान और मशीन के संघर्ष की कहानी नहीं रह जाती। ये व्यक्तिगत क्षति की, अधूरे सपनों की और क्या होता अगर की कहानी भी बन जाती है। ये उन रेयर फिल्मों में से है जहां पर्दे के पीछे की असल जिंदगी ने पर्दे की कहानी को एक नया मतलब दे दिया। बिल्कुल, मधुबाला की गैर मौजूदगी उस इमोशनल वेट को बढ़ा देती है जो शायद उनके होने पर उस तरह महसूस नहीं होता। ये फिल्म की कामयाबी के साथ साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी की परछाई भी साथ लेकर चलती है। तो अगर हम समेटें इस पूरी बात को, तो नया दौर सिर्फ एक क्लासिक फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1950s के दशक का बदलता हुआ भारत है। ये हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा है। ये पर्दे के पीछे का ड्रामा है, कोर्ट केस है, टूटा हुआ दिल है, और अमर संगीत है। इन सब का एक अनूठा संगम है ये फिल्म। और इसकी लेगेसी, वो आज भी जिंदा है। बिल्कुल, लगान जैसी फिल्मों में इसकी गूंज है। इसके गाने आज भी बजते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि तरक्की का मतलब क्या है और इंसानी जज्बा क्या कुछ नहीं कर सकता। सही का। और ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि आर्ट और लाइफ कितने अजीब तरीके से जुड़े होते हैं। कैसे कभी-कभी पर्सनल दुख या अधूरापन अनजाने में ही सही किसी आर्ट पीस को और ज्यादा यादगार और ज्यादा मल्टी लेयर्ड बना देता है। क्या नया दौर को जो इमोशनल डेप्थ मिली, उसका एक हिस्सा मधुबाला की अनुपस्थिति से आया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद दर्शक खुद सोच सकते हैं अपने अपने तरीके से। तो आज हमने इस लेख के जरिए देखा कि नया दौर सिर्फ इंसान और मशीन की लड़ाई नहीं थी, बहुत कुछ था इसमें। बिल्कुल, ये रिश्तों की कहानी थी, कोर्टरूम ड्रामे की कहानी थी, बदलते भारत की कहानी थी, और हाँ, एक अधूरे प्यार की कहानी भी थी जिसे नैयर और साहिर के संगीत ने अमर किया, और मधुबाला की गैर मौजूदगी ने एक अजीब सा गहरा सा दर्द दे दिया। ये फिल्म और इसकी कहानी, जैसा लेख बताता है, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तरक्की की कीमत क्या है,
कला और कलाकार की निजी जिंदगी कितनी जुड़ी होती है, और इंसान का जज्बा वो कैसे हर मुश्किल से लड़ता है, चाहे वो मशीन हो, समाज हो या टूटा हुआ दिल हो। और आखिर में एक सवाल हम छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए, जो शायद इस लेख को पढ़कर या हमारी बातें सुनकर उनके मन में भी आया हो। क्या कोई महान कलाकृति अपने बनाने वालों के निजी दर्द, उनके विवादों, उनकी अधूरी ख्वाहिशों से कभी पूरी तरह अलग हो सकती है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यही छुपा हुआ दर्द, यही अधूरापन ही कला को और ज्यादा मानवीय और ज्यादा गहरा बना देता है? इस बहुत ही दिलचस्प और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी नया दौर की इन परतों को समझने में मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।